नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज का एपिसोड 6 आपके सामने है। आज की कक्षा में हम भूगोल टीआरई के पीआईक्यूज़ का मैराथन आपके लिए लेके आए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न टीआरई में पूछे गए हैं और टीआरई के पीआईक्यूज़ आपके आते रहेंगे और साथ में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपको मैराथन लेके आते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम आपसे जो है भूगोल के कुछ लगभग 75 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई में, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 टीआरई 3 में, और इन प्रश्नों को आज हम देखेंगे। और साथ में जो है ये प्रश्न जो है पीआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पीआरटी से लिए गए स्पेशली, और 6 to 8 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चंस इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, और टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में पीजीटी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, तो इनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं टॉपिक पे, और साथ में जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं, पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो छोटा नागपुर क्षेत्र के जो मुंडा और संथाल हैं वो कदम्ब वृक्ष की पूजा करते हैं। कदम्ब को महुआ, कदम्ब या महुआ दोनों ऑप्शन सही है। और इस प्रश्न को जहाँ से लिया गया उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और साथ में इमली और आम की बात करेगा तो ये बिहार और उड़ीसा के लोग पूजा करते हैं, बिहार और उड़ीसा के लोग पूजा करते हैं। और यह प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि पवित्र पेड़ों के झरमट देवी देवताओं के वन कहते हैं जो संभाल के रखे जाते हैं जनजातियों द्वारा प्राकृतिक रूप से, तो सेक्रेड ग्रोव्स जिनको बोलते हैं इंग्लिश में। और साथ में पवित्र पेड़ों के झरमट या देवी देवता के वन, ऐसे पेड़ या वृक्ष होते हैं या झाड़ियाँ हो सकती हैं जिनको वहाँ के स्थानीय लोग पूजा करते हैं, उसका रखरखाव करते हैं। और इसमें यहाँ पे उदाहरण दिया है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ, अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान आम और इमली के पेड़ की पूजा करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुंडा और संथाल छोटा नागपुर क्षेत्र के कदम, और कदम के स्थान पे आपको महुआ भी दिया जा सकता है या दोनों दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कदम और महुआ वृक्षों की पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो 3 प्रकार के हमने फसलें पढ़ी हैं। पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद। तो खरीफ का जो समय होता है वो जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक माना जाता है, और रबी का जो होता है अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में होता है। और चूँकि जो मार्च से लेकर जून का पीरियड है ये खाली रह जाता है, और इसी दौरान मार्च और जून के दौरान जिन फसलों की खेती की जाती है उनको हम जायद फसलों के अंतर्गत रखते हैं। तो जायद मौसम के अंतर्गत खरबूजे का होता है, खीरा होता है, तरबूज होता है। तो यहाँ पे दिए गए विकल्प सभी सही हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो यहाँ पे इनकी खेती जो है खरबूजे की, खीरे की, तरबूज की खेती जायद के मौसम में की जाती है। इसके अलावा आपको जो है एनसीईआरटी में भी दिया है, आपने कई बार देखा भी है, तो आपको कुछ उदाहरण जो स्पेशली याद रखने हैं रबी और खरीफ फसलों के। आगे बढ़ते हैं, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो पी तरंगों की बात करें तो ये अनुदैर्घ्य तरंगों में आती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगे एस तरंगे होती हैं, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और साथ में एक एल तरंग होती हैं, एल तरंगे होती हैं जिसमें अनुदैर्घ्य, जिसमें पी और एस दोनों का मिक्स होता है। तो 3 प्रकार की तरंगे भूकंपीय तरंगे होती हैं। पहला पी तरंगे जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, दूसरा है एस तरंगे जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और तीसरा होता है एल तरंगे जो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकृति की होती हैं। एल तरंगे सबसे ज़्यादा घातक होती हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो धरातल पर उद्गम केंद्र जहाँ से फोकस होता है, जहाँ से उत्पत्ति होती भूकंप की, जिसको उद्गम केंद्र भी कहते हैं, तो उसके ऊपर का जो स्थान होता है, निकटतम स्थान होता है धरातल पर, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, इंग्लिश में एपिसेंटर कहते हैं। और एनसीईआरटी में इसके बारे में आपसे डिस्कस भी किया गया था मैराथन में। तो धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर यानी जो स्थान होता है निकटतम स्थान, ध्यान रखिएगा सभी स्थान नहीं, निकटतम स्थान जो धरातल पर होगा उद्गम केंद्र से, उसी को हम अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं।
तो पहला ऑप्शन सही नहीं था, दूसरा सही था। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो इस पॉइंट को भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, तो ये भी पॉइंट सही है हमारा। तो बी और सी सही है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो जब भी दो सही होना होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कई बार आप एग्जामिनर आपको तीनों विकल्प सही देगा, कई बार आपको दो ही सही देगा। तो दो तरीके के केस हो सकते हैं, मैं बार बार बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ये बी और सी सही था, ए गलत था। ऊपर वाले प्रश्न में तीनों के तीनों ही सही हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनर जो है ऑप्शन से देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दोनों केस हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों सही होगा तो सारे के सारे सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। चूँकि यहाँ पे विकल्प भी दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक भी सही हो सकता है और कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों के तीनों सही होंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो लेक सुपीरियर झील, और हमने कल जो है आपको विश्व भूगोल के क्लास में आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था कि जो लेक सुपीरियर झील हैं, ये इनको जो है 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। अमेरिका की 5 महान झीलें बोलते हैं, 5 झीलों का समूह है ये। और कल की क्लास लेने का एक ही तात्पर्य था कि अगर एग्जामिनर वापस से TRE 1 के लेवल पे जाता है, एग्जामिनर वापस से TRE 1 के लेवल पे आता है, तो आपके कम से कम जो 4 से 5 सवाल और सही हो जाएं, 4 से 5 सवाल और सही हो जाएं, इसीलिए कल की क्लास ली गई थी। और आप लोग, जैसा कि आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, मैप ले लीजिए वर्ल्ड का और साथ में इंडिया का मैप ले लीजिए, सामने रख लीजिए। कई चीज़ें आपको हम वैसे ही याद करा देंगे, जो चीज़ें वहाँ पे बता देंगे आप आराम से उसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत आसान शब्दों में आपसे कोई चीज़ सामने होती तो देख के उसको आपको आसानी से समझ में आती है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि पिछली बार PGT का क्वेश्चन दे दिया गया था, 15 मार्च में PRT में PGT का क्वेश्चन दे दिया गया था, तो इस बार पता नहीं किसका क्वेश्चन देंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है, और कभी भी एग्जामिनर क्या पेपर बना रहा है कोई भी गेस नहीं कर सकता है, हमें अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करनी है। NCERT में इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है, इसीलिए आपकी कल वो क्लास आई है और सभी के लिए महत्वपूर्ण थी। PRT के लिए 6 to 8 में पिछली बार जो है 15 मार्च वाले पेपर में जनगणना के बारे में पूछ लिया गया था इस बार, और विश्व भूगोल अभी तक नहीं पूछा है, तो विश्व भूगोल भी पूछा जा सकता है। और आयोग ने ऐसा तो बोला भी नहीं है कि हम नहीं पूछेंगे, और आपसे समय समय पर GS पार्ट सेकंड में विश्व भूगोल के प्रश्न डालता रहा है आयोग, तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखना आपको। अब आते हैं प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो यह विश्व की खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। तो हमने कल पढ़ा था कि ताजे पानी का या मीठे पानी का, ताजे पानी का फ्रेश वाटर लेक है जो सुपीरियर झील समूह है, वो क्या है, यह विश्व का जो है ताजे पानी का या मीठे पानी का सबसे बड़ा झील समूह है। तो ये पॉइंट गलत है, खारे जल का नहीं है। यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। तो हमने भी देखा था कि 5 झीलों में से केवल मिशिगन ऐसी झील है, मिशिगन ही ऐसी झील है जो USA में है। बाकी जो 4 झीलें हैं कौन कौन सी, सुपीरियर के बाद जो है मिशिगन तो USA में हो गया, फिर ह्यूरॉन है, एरी है, ओंटेरियो है। तो ये चारों जो है ये कनाडा और US के मध्य सीमा बनाती हैं, भौगोलिक सीमा बनाती है, उन्हीं के जो है सीमा पर स्थित हैं, दोनों देशों में स्थित है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो ये भी पॉइंट गलत दिया गया है, और ये लगभग 563 किलोमीटर के आसपास सीमा बनाती हैं, और 1700 किलोमीटर बहुत बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी तो नदियाँ होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना ऑन एन एवरेज। तो इतनी बड़ी तो झील तो हो नहीं सकती, तो वैसे भी आप यहाँ पे इसको गलत मान सकते थे ऐसे भी सोच के, और वैसे लगभग 563 किलोमीटर के आसपास ये सीमा बनाती हैं। तो आपका पहला पॉइंट गलत है, सी गलत है, और आंसर आपका यहाँ पे बी है, कनाडा और US के मध्य सीमा बनाती है भौगोलिक सीमा सुपीरियर झील। अब आगे बढ़ते हैं, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को माना जाता है, वीनस को माना जाता है, ये आपको पता भी है। बाकी शुक्र ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आप जो है NCERT के माध्यम से आपने पढ़ा भी है, जानते भी हैं। हमने क्विज में भी आपको एक प्रश्न दिया था, प्रश्न जो है वो भी NCERT से आपका क्लास 10 से लिया गया था, क्लास 10 NCERT में दिया गया था, वहाँ से हमने शुक्र से रिलेटेड प्रश्न लिया था। इसके अलावा शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे गर्म ग्रह भी है, और कारण है कि CO2 की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा है काफ़ी, तो इस वजह से
और वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो है शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह भी है। अब आगे बढ़ते हैं और मंगल और बृहस्पति की बात करें तो हमने देखा था एस्ट्रॉयड बेल्ट इसमें पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो कल हमने अमेजन नदी बेसिन के बारे में डिटेल में देखा था और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि चिली भाग नहीं है अमेजन नदी बेसिन का, अर्जेंटीना नहीं है, वेनेजुएला भाग है। इसके अलावा जो है हमने बात किया था कि पेरू से उत्पत्ति होती है, पेरू में एंडीज पर्वत से जो है अमेजन नदी की उत्पत्ति होती है। हालांकि इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो काफ़ी विवादास्पद है, तो उसके बारे में परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम है। और साथ में हमने देखा था कि अगर नीचे जाएंगे तो बोलीविया तक में, बोलीविया भी जो है पार्ट है अमेजन नदी बेसिन का, साथ में ब्राज़ील तो पार्ट है ही। बाकी इसके अलावा जो है इक्वाडोर भी पार्ट है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ देश हैं जो पार्ट हैं। बाकी हमने लगभग 8-9 देश कल देखे थे क्लास में। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना कि अमेजन नदी बेसिन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी पूछेगा या नदी बेसिन के हिसाब से पूछेगा तो सबसे बड़ी नदी है। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यह कहाँ पे जाके गिरती है? तो अटलांटिक ओशन में गिरती है जाके लास्ट में, अटलांटिक महासागर में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसमें हम बात करें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल आता है, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल के ऊपर ताप मंडल आता है, ताप मंडल के ऊपर बहिर्मंडल आता है। ये 5 मंडल हैं, आपको क्रम से ध्यान रखना है। पृथ्वी की सतह से सबसे पहले क्षोभ मंडल स्टार्ट होता है, फिर समताप मंडल आएगा और हमने डिटेल में बात किया है कि कितने किलोमीटर्स तक इनका रेंज होता है। क्षोभ मंडल का 13 किलोमीटर माना गया है। समताप मंडल का बात करें तो 15 से लेकर जो है 50 किलोमीटर, और इसमें भी बात करें तो 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। फिर जो है मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल जो कि सबसे ठंडा मंडल होता है, 50 से 80 किलोमीटर। फिर ताप मंडल आता है, तापमंडल 80 से लेकर 400 किलोमीटर, और फिर 400 से ऊपर का जो भाग रहता है वो किस में जाता है? तो वो जो है बहिर्मंडल में जाता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। साथ में समताप मंडल किसके लिए? ओजोन परत तो पाई जाती है। साथ में वायुयान के लिए आदर्श माना जाता है, वायुयान इसी में उड़ते हैं, एरोप्लेन्स इसी मंडल में उड़ते हैं। और जो है ओजोन परत इसमें पाई जाती है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है सूर्य के। और साथ में हमने ये भी देखा था कि क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल बनना, निर्माण वगैरह, जो मौसमी परिवर्तन वगैरह होते हैं इसी में होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। और ताप मंडल में हमने एक चीज़ और पढ़ा था कि ताप मंडल में जो है जो उपग्रह होते हैं वो यहीं पे रखे जाते हैं। तो उपग्रह की बात करें तो इसमें ताप मंडल में रखे जाते हैं, सैटेलाइट्स जिनको हम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो पहला है चेना बांग्लादेश, दूसरा है मिल्पा रोडेशिया, तीसरा है लादांग मलेशिया। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये झूम खेती के स्थानांतरणशील, जिसको स्थानांतरणशील कृषि भी बोलते हैं, तो स्थानीय नाम यहाँ पे पूछेगा आपसे। तो चेना की बात करें तो चेना जो है श्रीलंका में झूम खेती को कहते हैं। कहाँ पे कहते हैं? श्रीलंका में झूम खेती को कहते हैं। मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं। माँ से मिल्पा, माँ से मैक्सिको याद कर सकते हैं, मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका। मध्य अमेरिका पूछे या मैक्सिको पूछे तो एक ही बात है, तो ध्यान रखिएगा। मिल्पा जो है मध्य अमेरिका या मैक्सिको दोनों सही हैं। फिर लदांग जो है मलेशिया, तो लदांग मलेशिया सही है, बाकी पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है, तो सी यहाँ पे सही है। आइए एक बार देख लेते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि में जो है कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है एनसीईआरटी से, क्लास 10 एनसीईआरटी से। और यहाँ पे कर्तन दहन प्रणाली भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कर्तन दहन प्रणाली भी बोलते हैं स्थानांतरणशील कृषि को। और इसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। ये चैप्टर नंबर 4 है, एग्रीकल्चर, कृषि के नाम से जाना, कृषि का जो चैप्टर है क्लास 10 एनसीईआरटी में। और ये सब कुछ पढ़ाया गया है भूगोल एनसीईआरटी में। और आप भूगोल एनसीईआरटी का जो है प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए, जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर कंप्लीट कर लें, नहीं फिर बाद में बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि एग्जामिनर बार बार प्रश्न आपसे घुमा के आपसे
जो है यहीं से पूछने वाला है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रहे। और अभी हम जैसे कल क्विज के क्वेश्चंस आपको नहीं डाल पाए थे तो परेशान ना हो, एक बार कुछ क्लासेस कंप्लीट हो जाए, थोड़ा रिलेटिवली हम फ्री हो जाएंगे तो आपको क्विज के एक साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस दे देंगे एनसीईआरटी पर आधारित, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। बाकी इसके अलावा आपको टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करना हो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे उम्मीद नहीं रखना कि आपका 50 नंबर आ रहा, 60 नंबर आ रहा, 80 नंबर आ रहा, 100 नंबर आ रहा, ये सब आपको नहीं सोचना है, क्योंकि उसके हिसाब से कभी भी एग्ज़ाम में आपके नंबर नहीं आएंगे। आपको टेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए देना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए देना। बाकी आप यहाँ से चैनल से क्वेश्चंस देख ही रहे हैं, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में बार बार, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। अब मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली को स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? कोनुको। बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है, तो वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य अफ्रीका में क्या कहा जाता है? मसोले कहा जाता है, तो मध्य अफ्रीका से मसोले याद रख लीजिएगा। इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, और इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया में भी, तो इंडोनेशिया पूछे या मलेशिया पूछे तो दोनों में लदांग है, जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया चूँकि आसपास में ही स्थित हैं, तो वहाँ दोनों जगह पर इसको लदांग कहा जाता है। फिर वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो इतने नाम आपको ध्यान रखने हैं विश्व स्तर पे। पहला कौन सा है? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा हो गया, वेनेजुएला में कोनुको हो गया, ब्राज़ील में रोका हो गया, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे। तो ध्यान रखना इतना। अब भारत की बात करें, भारत की भी हम आगे बात कर लेंगे, इस पर भी प्रश्न आया है आपसे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो लदांग मलेशिया सही है, और लदांग इंडोनेशिया के लिए भी आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में दिया भी इंडोनेशिया स्पेशली, और यहाँ पे मलेशिया दिया था, दोनों ही सही हैं, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। बाकी चेना श्रीलंका का हो गया, मिल्पा मैक्सिको का या मध्य अमेरिका का हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो हमेशा ध्यान रखिए, ये जो है प्रधान जो है या मेतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है जिसको बोलते हैं, या प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं। इधर से जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा, समय ऐड होगा, और जब इधर से हम पश्चिम की तरफ आएंगे तो समय घटेगा। और ध्यान रखना है कि यहाँ से जितना भी डिग्री हम जाएंगे पूर्व या जितना भी डिग्री जाएंगे पश्चिम, तो एक डिग्री में 4 मिनट ऐड होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट ऐड होता है? 4 मिनट। अब यहाँ पे 30 डिग्री पूछा है कि 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा, तो 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 1 डिग्री का मान 4 मिनट है तो 30 डिग्री का मान 30 गुणे 4 मिनट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 120 मिनट। ऐसे आपको निकाल लेना है। तो 120 मिनट का मतलब क्या हो गया? 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे हो गया। यानी जो है ग्रीनविच या जो है 0 डिग्री को ही बोला जाता है, तो ग्रीनविच जो है के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? वहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे दोपहर में 12 बजे हैं, अगर यहाँ दोपहर में 12 बजे हैं तो जो है 30 डिग्री पूर्व में 2 घंटा और बढ़ा दीजिए, 120 मिनट और बढ़ा दीजिए, तो 12 + 2, तो 2 PM होंगे, 2 बज रहे होंगे दोपहर के। और अगर यही प्रश्न आपसे 30 डिग्री पश्चिम पूछता तो आपका 12 में से 2 घट जाता, 12 में से 2 घंटे माइनस कर देते तो यहाँ 10 बज रहा होता। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो पश्चिम में घट जाता है और पूरब में बढ़ जाता है। चूँकि पूरब में पूछा है तो 12 से 2 पहुँच जाएंगे हम, और इधर अगर पश्चिम में पूछता तो 12 से 10 आ जाते। इस तरीके से आप 1 डिग्री का मान 4 मिनट होता है, 30 डिग्री का मान या कितना भी आपको दिया रहे तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। दोपहर के 2 बजेंगे, ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से ही सिंपल लिया गया है। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक कौन से हैं? तो महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक की बात करें तो सिलिका और एल्युमिनियम। तो ये हमने आपको एनसीईआरटी क्लास में पढ़ाया था कि महाद्वीपीय परपटी जो होती है, महाद्वीपीय परपटी जिसको क्रस्ट कहते हैं, तो महाद्वीपीय परपटी जो है वो सियाल से बना है, महाद्वीपीय परपटी सियाल से बना है। और महासागरीय परपटी सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, जिसको हम सीमा बोलते हैं। तो महासागरीय परपटी सीमा से बना है, और सिलिका और एल्युमिनियम से क्या बना है? तो महाद्वीपीय परपटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में हमने आपको जो है ये भी बताया था कि ग्रेनाइट और बसाल्ट चट्टानों से भी ये परपटियाँ बनती हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी परपटी यहाँ पे बसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और कौन सी परपटी जो है ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग, ये भी आपका क्लास 8 एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है, क्लास 8 एनसीईआरटी भूगोल से प्रश्न लिया गया है।
और ये सभी कुछ पढ़ाया गया आपको, तो आपको प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा, ज़रूर कंप्लीट कर ले जिन लोगों ने अभी तक नहीं कंप्लीट किया है। आगे बढ़ते हैं। तो मल्चिंग शब्द की सही व्याख्या करता है, तो इसका मतलब होता है फसलों के बीच में खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, और इससे जो है नमी बचाए रखते हैं ज़मीन की। तो फसलों के बीच में खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मल्चिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे सुरमा घाटी, तो सुरमा घाटी असम सही है। तो खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, सुरमा घाटी असम में है। और वैसे भी आप ध्यान रखिएगा सुरमा घाटी असम में स्थित है, वैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर लोने क्षेत्र गुजरात में जो है महत्वपूर्ण है खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए। फिर जो है केजी बेसिन, केजी का मतलब होता है, के मतलब होता है कृष्णा नदी, और जी मतलब होता है गोदावरी। तो कृष्णा और गोदावरी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, उनके जो बीच का क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी के पास में, तो वहाँ पे जो है वो महत्वपूर्ण है पेट्रोलियम के लिए। तो खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए सुरमा घाटी असम में, लूने क्षेत्र गुजरात में, और कृष्णा गोदावरी बेसिन बंगाल की खाड़ी में, तीनों महत्वपूर्ण हैं उत्पादक क्षेत्र हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो की बात करें तो यहाँ पे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, ये सभी के सभी नाटो के सदस्य हैं। नाटो की बात कर लें तो नाटो को जो है हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और इसको आप ध्यान रखिएगा। और अटलांटिक महासागर के जो किनारे स्थित देश हैं, उन्हीं देशों का ये समूह है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको नाटो बोलते हैं। अमेरिका इसको लीड करता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में नाटो की बात करें तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी आपसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम देश है, और बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स में कैपिटल जो कि वहाँ का है। तो ब्रुसेल्स में जो है ध्यान रखिएगा, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है नाटो का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और साथ में यह जो है 30 यूरोपियन देशों का, और साथ में 2 नॉर्थ अमेरिकन देशों का। तो 2 नॉर्थ अमेरिकन देश कौन कौन से हैं? तो यूएस और कनाडा हैं। तो 2 नॉर्थ अमेरिकन देशों का, नॉर्थ अमेरिका के 30 यूरोपीय देश हैं, और 2 जो है नॉर्थ अमेरिका के देश हैं, यूएस और कनाडा, इन्हीं का एक ग्रुप है। और इसको लीड कौन करता है? तो यूएस लीड करता है। अब जैसे अभी बीच में आप थोड़ा सा पहले हम एक चीज़ बता दें, फिनलैंड, ये ध्यान रखिएगा, कुल कितने मेंबर हैं? तो 30 यूरोपीय हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन है, तो 32 हो गए कुल। फिनलैंड 31वां सदस्य था, ये आपसे बीपीएससी तैयारी में पूछा गया था। और स्वीडन 32वां है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का सवाल है। तो स्वीडन जो है 32वां या नवीनतम मेंबर है, तो ध्यान रखिएगा। नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? तो स्वीडन है, 32वां सदस्य है। और 32 जो है सदस्य हैं, मेंबर हैं नाटो के वर्तमान में, ये आपको ध्यान रखना है। और बीच में जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, तो उस समय नाटो का काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया था। तो नाटो को जो है अमेरिका लीड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है? तो ये ऐसा प्रश्न है जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता रहेगा, क्योंकि भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही G20 का आयोजन करके, और उसमें जो है रखा गया था कि 1 फैमिली 1 फ्यूचर, 1 फैमिली 1 प्लेनेट 1 फैमिली करके, जिसको एक पृथ्वी एक परिवार बोलते हैं। तो जो है एक भविष्य, और ये किसके साथ संबद्ध है? तो G20 के साथ में संबद्ध है, और महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। 1 फैमिली 1 फ्यूचर जो है आपको ध्यान रखना है। और G20 में अब जो है कुल मिला के अब इसको G21 बोला जाता है, G21 बोला जाता है। और जो है नया सदस्य कौन जुड़ा है? तो अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन देशों का यूनियन है, जिसको अफ्रीकन यूनियन के नाम से जाना जाता है, और 21वां सदस्य है। और साथ में जो अगला इसका सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? तो ध्यान रखना आपको, ब्राज़ील में होना है। तो ब्राज़ील में होना है इसका G20 का अगला सम्मेलन, तो ये भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ में ब्रिक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स में 5 देश हैं, नाम से आप ध्यान रखिए, जो है R रशिया के लिए है, B ब्राज़ील के लिए है, I इंडिया के लिए है, C चाइना के लिए है, और S जो है साउथ अफ्रीका के लिए है। 5 देश हैं, और आप कमेंट करके बताइए ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। और साथ में जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देश हैं।
बाकी हम करंट अफेयर्स में देख लेंगे कि इनका जो है लेटेस्ट सम्मेलन किस देश में हुआ है। हमने आपसे बात भी किया था दक्षिण अफ्रीका के बारे में, फिर अगली बार कहाँ पे होगा उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वाड की बात करें तो क्वाड का पहले फुल फॉर्म आप जानिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 लोग, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड का फुल फॉर्म है। क्वाड 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो पहला कथन सही है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, तो 2004 में ही बना था ये। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का इरादा है, तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वाड के बारे में ध्यान रखिएगा, प्रश्न दोबारा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश क्वाड का भाग है या क्वाड का भाग नहीं है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश याद रखिएगा। और एक कुल मिला के चाइना की जो गतिविधियां हैं इंडियन ओशियन में, उसी को बैलेंस करने के लिए इसको अमेरिका ने स्टार्ट किया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो इन कॉन्सेप्ट्स को हमने कल आपको ज्योग्राफी की भूगोल की क्लास में समझाया था, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं प्रश्न को। तो शीत कटिबंध की बात कर रहे हैं, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थित क्षेत्र है, तो ये बात सही है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? तो आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो आर्कटिक वृत्त या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच के स्थित क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं, फ्रीजिड जोन बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रीजिड जोन बोलते हैं या शीत कटिबंध कहते हैं। इसके अलावा दक्षिण ध्रुव वृत्त जिसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी वृत्त, ध्रुव अक्षांश 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं, उसके और दक्षिणी ध्रुव के बीच का स्थित क्षेत्र। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब आते हैं इस पर, तो जो है ए और सी यहाँ पे सही है, ए और सी सही है। साथ में दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र है, तो हमने इसको देखा था। इसको हम किस नाम से जानते हैं? समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। हमने आपसे कल बताया भी था कि दोनों ही गोलार्धों में उष्ण कटिबंध भी पाए जाते हैं, दोनों गोलार्धों में उष्ण कटिबंध भी पाए जाते हैं। 23 कर्क रेखा तक, और कर्क रेखा से लेकर जो है कर्क रेखा से लेकर जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और मकर रेखा से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक दोनों ही गोलार्धों में समशीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। तो बी वाला समशीतोष्ण कटिबंध के लिए, चूंकि प्रश्न आपसे जो है शीत कटिबंध के लिए पूछा गया है, तो आंसर आपका ए सही है और सी सही है, बी गलत है। तो ध्यान रखिएगा, बी जो है समशीतोष्ण कटिबंध के लिए है, तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सतलुज और काली नदियों, ऐसे प्रश्न आपसे बहुत बार बार पूछे जाते हैं। और सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय हम किसे बोलते हैं? नेपाल हिमालय हम काली और तीस्ता नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं कम समय में, और जिससे आपको दोबारा जो है कन्फ्यूजन ना हो। पहली चीज़ है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। और ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि हिमालय का वर्गीकरण नदियों के जो है बहाव के हिसाब से भी डिसाइड किया गया है, तो वही आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और ये जो नाम है बस यही नाम है, इसके अलावा और कोई नाम नहीं है। जैसे पंजाब हिमालय को आप कश्मीर हिमालय नहीं कह सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कश्मीर हिमालय वो पहाड़ों के हिसाब से वर्गीकरण में आता है, यहाँ पे नदियों के हिसाब से बताया गया, तो नदियों के हिसाब से पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय की बात करें तो यह जो है सिंधु नदी, इसको आप ऐसे बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, सिंधु और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। तो पंजाब हिमालय हम किसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं? सिंधु और सतलुज नदी के क्षेत्र को, बीच के क्षेत्र को कहते हैं। साथ में कुमायूं हिमालय आता है, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलुज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सतलुज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। फिर आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किसे बोला जाता है? तो काली नदी इधर है, इधर आप तीस्ता कर दीजिए, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को हम नेपाल हिमालय कहते हैं। फिर आखिरी आता है हमारा असम हिमालय। असम हिमालय किसको बोलते हैं? तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच,
तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के क्षेत्र को हम असम हिमालय बोलते हैं। तो इस प्रकार नदियों के बहने के हिसाब से जो है हिमालय को 4 प्रकार में बांटा गया। पहला पंजाब हिमालय सिंधु हिमालय से सतलुज सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है। कुमायूं हिमालय सतलुज नदी से काली नदी के बीच का क्षेत्र है। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है। और असम हिमालय तीस्ता से लेकर दिहांग नदी के बीच का क्षेत्र है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। और इसमें आपको इसके अलावा और कोई अन्य नाम नहीं ऐड करना है। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय नहीं कर सकते, कारण ये है कि कश्मीर हिमालय जो नाम पड़ा है वो पहाड़ के आधार पर पड़ा है, यहाँ पे आपको नदी के आधार पर वर्गीकरण कराया जा रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान यहाँ पे राजस्थान सबसे बड़ा है। और राजस्थान के बाद बात करें तो आता है एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर देन यूपी आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बिहार का स्थान ध्यान रखिएगा। पिछली बार हमने 13 बताया था, तो बिहार जो है 12वें स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार जो है 12वें स्थान पर। कई बार कहीं 12 दिया रहता, कहीं 13 दिया रहता, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इससे। तो एक बार हम फिर से जब आपको सेंसस कराएंगे तो वहाँ पे भी आपको समझा देंगे। तो बिहार 12वें स्थान पर है क्षेत्रफल के आधार पर। तो पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे जो है महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। फिर अब भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, तो ये भी गलत है, 2.4% है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना का प्रश्न दिया गया है। तो आप को जो कम से कम आप इतना कर सकते हैं, जैसे इस बार 15 मार्च में 6 से 8 में भूगोल में प्रश्न पूछ लिया गया था, जनसंख्या के बीच में नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अचानक से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए गए। तो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बता दी जाएंगी जो सेंसस से रिलेटेड है, जो आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी, इसके हिसाब से 33% जो है देश के भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन होना चाहिए। तो 33% इसका आंसर है। और इस समय कितना है आप कमेंट करके बताइए। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जो कुल वन आवरण है, वन आवरण वृक्ष को मिलाकर कितना है, कंप्लीट कितना है? तो आप बताइए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम भारत के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो बेवर है, दहिया है, पोदुबी है, तो तीनों हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसको भी समझ लेते हैं जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। तो हमने अभी ऊपर पहले विश्व स्तर का देख लिया है क्वेश्चन में कि विश्व स्तर पे किन किन नामों से जाना जाता है। भारत में देखते हैं तो मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहते हैं, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे या वाल्टरे कहा जाता है। ये अभी तक नहीं पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है। उड़ीसा का पामाडाबी, कोमान, बरिंगा नहीं पूछा गया। तो इस तरीके से आपको ये नहीं सोचना है कि पूछा गया तब दोबारा नहीं पूछा जाएगा, फिर कुछ और पूछ लेगा एग्जामिनर। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो बेबर और दहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा कहा जाता है, उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान या बरिगा कहा जाता है, पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे कहा जाता है, हिमालयन क्षेत्र में खिल कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, हिमालयन क्षेत्र में खिल कहा जाता है, झारखंड में कुरुआ कहा जाता है, झारखंड से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार में, तो झारखंड में कुरुआ कहा जाता है, और उत्तर पूर्वी प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पे झूम के नाम से जाना जाता है, ये आपको मालूम है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो पूर्वी प्रदेश हैं, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो ये हमने आपको 7th क्लास का जब एनसीईआरटी ज्योग्राफी मैराथन कराया था तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अमेजन बेसिन में बड़े मकान को क्या नाम दिया जाता है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो उसको मलोका कहते हैं। मैनियॉक और कसावा के बारे में आपने पढ़ा था। मैनियॉक और कसावा जो है खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो वहाँ के लोग खाते पीते हैं। तो खाने पीने की चीज़ें अमेजन
बेसिन में। और अमेजन बेसिन में अगर हम बात करें तो अमेजन वर्षा वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। विषुवतीय वर्षा वन है जिनको हम सेलवास के नाम से जाना जाता है, इसको अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो दक्षिणापथ जो क्षेत्र है ये इतिहास की बात कर रहे हैं। जब प्राचीन काल में जब लोग आते थे भारत में तो दक्षिणापथ जो है विस्तार था। दक्षिणापथ जो क्षेत्र था वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग थी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। तो लगभग सभी माने जाते थे, इसलिए आपका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक है और ये प्राचीन काल से रिलेट करके पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपोह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो मुख्य जल विभाजक ये आपको एनसीईआरटी में हमने जो है भूगोल एनसीईआरटी में रात जो क्लास में कराया है और 10th क्लास में है शायद, ये 9th या 10th में है ना, 9th क्लास में है, तो ध्यान रखिएगा 9th क्लास में है शायद ये, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। मुख्य जल विभाजक का काम क्या होता है कि एक यहाँ पे जो ये क्षेत्र देख पा रहे हैं तो ये उठा हुआ क्षेत्र होगा, और इधर से इधर जो नदी बह रही होगी, जैसे भारत के क्षेत्र में देखा जाए तो इधर जो नदी बह रही है वो जो है बंगाल की खाड़ी में जा रही है। जैसे अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं तो अमरकंटक के पहाड़ी के पूर्व में जो नदियाँ बहते हुए जा रही हैं वो बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं, और जो इधर से आ रही हैं वो अरब सागर में जा रही हैं। जैसे नर्मदा है तो वो अरब सागर में जा रही हैं, तो वैसे जो इधर अन्य नदियाँ हैं तो वो जो है जाके बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जल विभाजक बोलते हैं, क्योंकि जल को विभाजित कर देते हैं। यानी उनके एक तरफ से अगर जाएगा तो अगर पूर्व वाले साइड से जा रहा है तो पूर्व में बहते हुए जाएगा, पश्चिम वाले साइड से जा रहा है तो पश्चिम वाले साइड से जा रहा है। तो जो बीच का क्षेत्र होता है उठा हुआ क्षेत्र होता है, उठा हुआ भाग होता है, पर्वत भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये मुख्य जल विभाजक का काम करता है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपोह तंत्रों के बीच में मुख्य जल विभाजक आपसे पूछा गया। तो मुख्य जो जल विभाजक, आपको वाटर डिवाइड क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि कौन कौन से मुख्य जल विभाजक के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हम बात करें दिल्ली रिज, अरावली। तो दिल्ली रिज और अरावली आपस में जुड़ा हुआ है। तो अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्व पश्चिम में देखते हैं तो अरावली श्रेणी पर्वत के पश्चिम से जो भी मतलब नदियाँ निकलती हैं उनका जनरली यही है कि वो कहाँ जाके गिरती हैं, तो वो जो है अरब सागर में जाके गिरती हैं। सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, सह्याद्री जो है महाराष्ट्र में बोला जाता है, पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और सह्याद्री के जो पश्चिम वाला भाग है, जो सह्याद्री नदी का पश्चिम वाला सिरा है, उधर से जो नदियाँ निकलती हैं वो अरब सागर में जाके गिरती हैं। और जो पूरब वाला साइड है, जैसे पर्वत है तो ये वाली नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती हैं, और इस साइड से जो नदियाँ निकलेंगी वो जाके जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये भी जो है जल विभाजक का उदाहरण है। और इसी प्रकार अमरकंटक का तो हमने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पे आपका जो बेस्ट आंसर था दिए गए विकल्पों में बी था, बाकी और भी कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ये जो है उदाहरण किसके हैं, मुख्य जल विभाजक की, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपोह तंत्र के बीच। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है। तो पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं, और वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस बोलने का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ का बोलने का कारण क्या है, क्योंकि ये पश्चिम में, भारत के पश्चिम में इसकी उत्पत्ति होती है। और ये कहाँ पे सक्रिय रहता है, तो शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश वगैरह क्षेत्रों में इसका असर पड़ता है। तो शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल यहाँ पे पूछा गया आपसे। तो ये जो है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र जो है वही इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है, मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है पश्चिमी विक्षोभ का। और यह जो है शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहता है, और इसकी वजह से शीतकाल में बारिश होती है उत्तर पश्चिम भारत में। तो अगर आपसे पूछे शीतकाल में जो है उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा किसकी वजह से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, पश्चिम एशिया के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। और साथ में ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रबी फसल होती है गेहूँ, तो गेहूँ रबी फसल होती है, तो गेहूँ के उत्पादन के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि बारिश से फ़ायदा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।
जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है। एम 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 मतलब मानसून यहाँ पे माना गया, तो एम, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है पश्चिमी घाट। बाकी हम प्रयास करके जो है अगर मिल जाता है इनका टॉपिक पूरा, तो हम आपको एक क्लास दे देंगे जिसमें आपको जलवायु का क्षेत्र जिसमें डिवाइड किया गया उसको हम बता देंगे, आपको सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम है। तो यह भी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा गया था, लेकिन थोड़ा नाम में चेंज कर दिया गया था। तो यहाँ पे अमन, साली और अगहनी, अमन, साली और अगहनी जो है ये शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलें, उनके स्थानीय नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो पहला चीज़ आप यहाँ पे ये समझिए कि जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं 3 भाग में विभाजित किए गए हैं। पहला है ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा का क्षेत्र है जो कि उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी वाले क्षेत्र आते हैं मुख्यतः। फिर दूसरा है मध्यवर्ती गंगा, मध्यवर्ती गंगा का क्षेत्र है, मिडिल गंजेटिक प्लेन्स हैं। और मध्यवर्ती गंगा का जो क्षेत्र है ये भी उत्तराखंड के भी कुछ भाग इसमें आते हैं, साथ में जो है यूपी का आता है, बिहार का भी आता है। तो ये जो है 2 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। और साथ में इसके बाद आता है निचले गंगा का क्षेत्र, निचले गंगा के मैदान का क्षेत्र जिसको हम लोअर गंजेटिक प्लेन्स बोलते हैं, लोअर गंजेटिक प्लेन्स बोलते हैं। और निचले गंगा का जो क्षेत्र है ये बंगाल में और बांग्लादेश में मुख्यतः माना जाता है। भागलपुर से लगभग स्टार्ट होता है, तो बंगाल और बांग्लादेश, तो बंगाल और बांग्लादेश में निचले गंगा का मैदान माना जाता है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान जो है उत्तराखंड का कुछ भाग, साथ में पश्चिमी यूपी और साथ में जो है यूपी और बिहार। तो ये आपके मध्यवर्ती गंगा के क्षेत्र हो गए। और प्रश्न आपसे पूछा गया कि मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, तो ये भी बात सही है। तो इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार भी है। और मध्यवर्ती गंगा क्षेत्र में मध्य प्रदेश भी आता है। मध्य प्रदेश का जो ऊपरी भाग है वो भी आता है, चूँकि जो मध्य प्रदेश साइड से जो भी नदियाँ आके गंगा में मिलती हैं या यमुना में मिलती हैं तो वो भी जो है गंगा के मैदान का निर्माण करती हैं। तो ये मध्य प्रदेश भी है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड, ऐसे आप ध्यान रख लीजिए कि मध्य प्रदेश का जो ऊपरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश हो गया, बाकी मेनली यूपी हो गया और बिहार हो गया। तो 3 राज्य आपके हो गए मध्यवर्ती गंगा क्षेत्र में। और जो है ऊपरी गंगा क्षेत्र में आपको उत्तराखंड याद रखना, उत्तराखंड महत्वपूर्ण है, साथ में पश्चिमी यूपी का जो उत्तरी क्षेत्र है जो उत्तराखंड से सटा हुआ है वहाँ पे। फिर आते हैं, यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये भी बात सही है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है मध्यवर्ती गंगा के क्षेत्र में। तो यहाँ पे बात करें तो पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है, तो सभी तो मध्यवर्ती गंगा क्षेत्र की विशेषता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो दिए गए विकल्प हैं सभी के सभी जो है गंगा के मध्यवर्ती गंगा मैदानी क्षेत्र की विशेषताएं बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो ये भी आपका 10th एनसीईआरटी में दिया गया है। हमने भूगोल आपको जब पढ़ाया था तो वहाँ बताया भी था। तो यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, हिमालयन यू नाम का एक जो है औषधीय पौधा है, मेडिसिनल पौधा है, जिससे काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। और इससे जो है कैंसर की दवा वगैरह का बनाया जाता है। तो वहाँ पर आपको दिया गया था, बताया गया था। और आप जो है पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से जाके, क्लास हम लिंक दे देंगे, बार बार आपसे करें, भूगोल जरूर कंप्लीट कर लें। तो हिमालयन यू नामक जो पौधा होता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष में के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं मल्टी प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरुद्ध स्टार्ट किया गया था? तो सरदार सरोवर डैम के विरुद्ध स्टार्ट किया गया था। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आता है। और साथ में टिहरी बांध आंदोलन, तो टिहरी बांध के विरोध में आया था। टिहरी बांध भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध आया था, तो दोनों हो जाएंगे। और तीसरा चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन जो है कोई डायरेक्टली बहुउद्देशीय परियोजनाओं से नहीं जुड़ा था, पेड़ काटने के उससे जुड़ा हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी यहाँ पे सही है।
तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर है अल अक्सा मस्जिद जो हाल में ही खबरों में थी, किस शहर में स्थित है? तो ये आपसे बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अल अक्सा मस्जिद जो हाल में ही खबरों में थी, किस शहर में स्थित है? तो यह जो है जेरूसलम में स्थित है। इजराइल में जगह पड़ता है जेरूसलम, और जेरूसलम काफ़ी विवादास्पद है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद की जड़ भी है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद की जड़ भी है जेरूसलम, और दोनों लोग अपना अपना जगह मानते हैं उसको, जेरूसलम को। अल अक्सा मस्जिद जो है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो यहाँ पे बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, दुधवा बांध महानदी पर स्थित है, घुमरा पादर बांध ये भी महानदी पर स्थित है। आइए थोड़ा महानदी के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो तीनों बांधों के बारे में समझ लेते हैं पहले। हीराकुंड बांध उड़ीसा में बना है, सभी महानदी पर स्थित है। दुधवा बांध जो है छत्तीसगढ़ में है, और घुमरा पादर बांध भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर उद्गम स्थल की बात करें, महानदी कहाँ से उत्पत्ति होती है महानदी की, तो महानदी का जो उत्पत्ति स्थल है वो सिहावा पर्वत है। सिहावा पर्वत श्रेणी है, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा, सिहावा पर्वत से उत्पत्ति होती महानदी की, और महानदी पे जो है हीराकुंड बांध, दुधवा बांध और घुमरा पादर बांध स्थित हैं। एक से अधिक यहाँ पे आंसर है। और आपको एनसीईआरटी में केवल हीराकुंड बांध के बारे में दिया गया था, तो यहाँ पे प्रश्न को ऐड कर दिया गया एग्जामिनर की तरफ से और ट्विस्ट कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो पारंपरिक सिंचाई पद्धति की बात करें तो दो प्रकार की सिंचाई पद्धतियाँ होती हैं। पहला है पारंपरिक सिंचाई पद्धति, दूसरा है आधुनिक सिंचाई पद्धति। तो आधुनिक सिंचाई पद्धति में ड्रिप प्रणाली आती है और स्प्रिंकलर सिस्टम आता है। तो ड्रिप प्रणाली और स्प्रिंकलर सिस्टम ये जो है आधुनिक सिंचाई पद्धति में आता है। तो ये जो है पारंपरिक सिंचाई पद्धति का उदाहरण नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। ये जो है पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो ड्रिप प्रणाली और स्प्रिंकलर प्रणाली दो प्रणालियां हैं भारत में जो आधुनिक पद्धति की मानी जाती हैं। इसके अलावा खंडक प्रणाली और चेन प्रणाली, तो ये सब जो है पारंपरिक सिंचाई के पद्धतियां हैं। हमने आपको जो है एनसीईआरटी विज्ञान में क्लास 8 विज्ञान में जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने इनके बारे में बताया था। ये विज्ञान में दिया गया, लेकिन प्रश्न भूगोल का है, विज्ञान में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है। तो 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की संख्या भारत में 3167 है। तो ध्यान रखिएगा 3167। और जो बाघ गणना रिपोर्ट है टाइगर सेंसस ये 4-4 साल पे आता है, जो भारत में आता है। इसके अलावा कई लोग जो 3600 वाले पे रिपोर्ट को देख रहे हैं, डाटा को देख रहे हैं, वो यहाँ पे जो है एनटीसीए के द्वारा नहीं जारी किया गया, भारत सरकार के द्वारा नहीं जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा वो अलग है थोड़ा। तो बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जब पूछ रहा है तो आपको बाघ गणना रिपोर्ट के हिसाब से बताना था, ये 5वां था। तो 2022 में आया था, अब 2026 में आएगा। इससे पिछला वाला जो है 2018 में आया था, उससे पिछला वाला 2014 में आया था, और उससे पिछला वाला अगर हम बात करेंगे तो 2010 में आया था, और सबसे पहला जो है 2014 तो इस प्रकार आपके 2006 में पहली जनगणना आई थी बाघों की, फिर 2010 में दूसरी आई थी, 4-4 साल पे आता है। फिर जो है 2014 में तीसरी आई थी, 2018 में जो है चौथी, और 2022 में 5वीं जनगणना। तो ये आपको ध्यान रखना। और 3167 है बाघों की संख्या। आगे बढ़ते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में जो है बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2022 की घटना विपर जो है था, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो है चाहे अरब सागर में आए, बंगाल की खाड़ी में आए, जितने भी चक्रवात आते हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। तो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जिनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर आपने मान लीजिए कहीं से भी पढ़ा है कि ये जो है चक्रवात आया था, बाकी हम आपको एक लिस्ट दे देंगे जो हाल फिलहाल में चक्रवात आए हैं, जो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 2022 की घटना विपर जो है जैसे पूछा ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य एक है, तो सूर्य के बारे में यहाँ पे प्रश्न है ब्रह्मांड से। तो सूर्य जो है एक पीला तारा है, सूर्य एक पीला तारा है। बाकी हमने डिटेल में आपसे एनसीईआरटी में बात किया था। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाने वाली अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाने वाली अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो इनकी संख्या कुल 179। पृथ्वी है, पृथ्वी को हम 2 भाग में विभाजित करते हैं। किससे विभाजित करते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश से, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो विषुवत रेखा हो गया। इसके अलावा 0 से यहाँ पे 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव है और 90 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव है।
तो 90 डिग्री जो ध्रुव है इसको हम अक्षांश नहीं मानते, ये एक बिंदु है। क्या है? एक बिंदु है। और ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री दक्षिण जो है ये क्या है? एक बिंदु के रूप में है, ये कोई अक्षांश नहीं है। तो इस प्रकार जो है हमें 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर 89 तक, ऐसे नीचे भी 1 2 3 से लेकर 89 तक। बाकी 90 दक्षिण 90 उत्तर ये बिंदु हैं, ये जो है अक्षांश रेखाएं नहीं मानी जाती हैं। तो इस प्रकार 1 से लेकर 89 तक, इधर 1 से लेकर 89 तक, तो 89 इधर 89 इधर 178 हो गए। और साथ में विषुवत रेखा भी तो है, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा, तो एक ये जुड़ गया, तो 89 89 178 और प्लस 1 179 अक्षांश रेखाएं कुल हैं। इसके अलावा आपसे पूछे देशांतर कितने हैं, देशांतर कितने हैं, तो 360 याद कर लीजिए, अगली बार पूछा जा सकता है देशांतर कितने हैं, 360। आगे बढ़ते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। महत्वपूर्ण है, फिर से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। और यहाँ प्रश्न हमने पीजीटी ज्योग्राफी में भी देखा था, वहीं से यहाँ प्रश्न लिया गया था। तो इसीलिए हम आपको पीजीटी तक के प्रश्न कराते हैं कि कहाँ से क्या प्रश्न रिपीट हो जाए, फंस जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो हमारे बस में है उतना हम कर सकते हैं, बाकी परीक्षा एग्जामिनर वो कहीं से भी कुछ प्रश्न तो पता नहीं कहाँ से डाल देते हैं, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना। जिस प्रश्न से आपका सिलेक्शन हो सकता है उसके लिए परेशान हुई आप, और जिनसे जो किसी को नहीं आता उसके बारे में परेशान होने का कोई मतलब भी नहीं है। तो जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है, तो जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। कल हमने अफ्रीका की रिफ्ट वैली के बारे में पढ़ा था, देखा था कि विश्व की सबसे लंबी जो है रिफ्ट घाटी है ये। आगे बढ़ते हैं। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के जो है बेगूसराय जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, बार बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो है बरौनी फेमस है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। टेहरी बांध परियोजना संबंधित है, तो टेहरी बांध परियोजना इसके बारे में हमने आपसे एक क्लास भी लिया था, वहाँ पे भी हमने आपको समझाया था। तो टेहरी बांध परियोजना जो है किससे संबंधित है, संभववादी विचारधारा से। किससे संबंधित है, संभववादी विचारधारा से। और अभी हम इस क्वेश्चंस को ख़त्म होने के बाद आपसे जो इस ऐसे प्रश्नों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हम अभी यहाँ फिर से समझा देंगे, पहले क्लास ख़त्म हो जाए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, फिर ऐसे प्रश्नों को हम दोबारा से समझा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है, तो स्थानांतरणशील कृषि की बात करें तो अभी हमने देखा था बेवर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। पोडू और पेंडा हमने आंध्र प्रदेश में देखा था, और चूंकि आंध्र प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है, उड़ीसा भी जुड़ा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश का जो एकदम उत्तरी भाग है और उड़ीसा का जो एकदम दक्षिणी भाग है, तो वहाँ पे पोडू की भी खेती होती है, तो एक ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, क्योंकि एनसीईआरटी में पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश से जीत दिया गया है, अभी हमने आपको दिखाया था, लेकिन जो बीपीएससी ने आंसर माना था पोडू। तो एक ही कारण है कि उड़ीसा का जो दक्षिणी क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है वो वहाँ पे पोडू की खेती होती है, क्योंकि ये राज्य के हिसाब से नाम नहीं होते हैं, ये भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से नाम होते हैं, स्थानीय नाम होते हैं। तो ट्राइब्स इधर भी हैं, ट्राइब्स उधर भी हैं, तो राज्य बदलने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो नाम है नाम तो वही रहता है। तो इसलिए जो है उड़ीसा में स्थानांतरणशील कृषि का एक प्रकार है पोडू, ध्यान रखिएगा। बाकी पामाडाबी वगैरह वो आपको याद रखना, बरीगा पामाडाबी वो सब महत्वपूर्ण है उड़ीसा के लिए। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, तो यह भी प्रश्न आपका जो है पूछा गया है। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, तो इसको किजिसी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, फिर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पीआरटी में पूछा गया, अगली बार 6 से 8 में पूछ लेगा, 9 से 10 में पूछ लेगा, तो ध्यान रखना है। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू को हम किजिसी कहते हैं। फिर आगे है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है, सर्वाधिक होता है, तो हमने आपको जब 6 से 8 का ज्योग्राफी का प्रश्न कराया था अभी कुछ दिन पहले 15 मार्च वाले का, तो वहाँ पे हमने यह प्रश्न आपको दिखाया था, आपसे बोला था कि पीआरटी में पूछा गया था। तो देख सकते हैं आप कि इधर से उधर प्रश्न घूमते रहते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो आंसर है भागलपुर। बाकी जो हमने फसलों के संबंधित आपको शॉर्ट्स में बता दिया, तो जिन लोगों ने अभी तक शॉर्ट सेक्शन नहीं देखे हैं चैनल पे जाके शॉर्ट सेक्शन जरूर देखें। लगभग 10-12 वीडियो आ चुके हैं, एपिसोड आ चुके हैं, और इधर आगे कुछ और एपिसोड और भी आएंगे, तो उनको ज़रूर देखें। वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण है कि जैसे क्या क्या कौन कौन से ज़िले किस चीज़ में अग्रणी हैं उत्पादन में वगैरह, वो सब आपको वहाँ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, तो मानव भूमि अनुपात जनसंख्या घटने से बढ़ता है। तो जनसंख्या घटने से, जैसे एक क्षेत्र मान लीजिए, अब ये मानव भूमि अनुपात है, यहाँ पे पहले 100 लोग रह रहे थे, अब यहाँ से 50 लोग चले गए, या मान लीजिए 30 लोग चले गए बम्बई कमाने के लिए, तो बचे कितने, 70 बचे।
बचे कितने 70। तो यहाँ पे 100 लोग जब थे तो मानव भूमि अनुपात ज़्यादा रहा होगा, लेकिन जब 30 कम हो गया यानी 70 हो गए तो मानव भूमि अनुपात बढ़ गया होगा। यानी पहले मान लीजिए अगर 1 यूनिट अगर मिल रहा था जगह किसी को पर यूनिट व्यक्ति, जो पर यूनिट व्यक्ति में 1 मिल रहा था, तो इस समय हो सकता है 1.5 मिल जाए। तो ये चीज़ है। तो मानव भूमि अनुपात जो है जनसंख्या घटने से क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर है बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको भूगोल एनसीईआरटी में हमने जनसंख्या से रिलेटेड जो चैप्टर्स है वो आपको हमने पढ़ाए भी हैं, जैसे क्लास 8 में आपको दिया गया, तो वो सब आपको पढ़ाया गया है। तो भूगोल एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट से जरूर देख लें उसको। फिर अब बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन होता है। तो मक्का के उत्पादन की बात करें तो मक्का के उत्पादन में जब प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ पे चूँकि जो जिले दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ आंसर बताना है। तो जो जिले दिए गए थे उसके हिसाब से आंसर बताना था। यहाँ पे आंसर था मुजफ्फरपुर। आयोग ने आंसर माना था मुजफ्फरपुर। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से हम आपको बता दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने आपको शॉर्ट्स में बताया भी था कि धान चावल के मामले में रोहतास है, और बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के हिसाब से आपको देखना है तो रोहतास जो है पहले स्थान पर है। गेहूं में भी रोहतास पहले स्थान पर, मक्का में अररिया है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी बार प्रश्न आएगा तो आपको अररिया विकल्प में दिया जाएगा, और वहाँ पे दिए गए विकल्पों में चुनना तो तब मुजफ्फरपुर आंसर था। वैसे जो है पहले स्थान पर अररिया, मक्के में, दलहन में पटना है, गन्ने में पश्चिमी चंपारण है, केले में मधुबनी है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था शॉर्ट्स में, आप एक बार जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना मक्के में अररिया है आज के डेट में, और ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का लेटेस्ट डाटा है, उसके हिसाब से आपको बताया गया। तो इस प्रश्न का आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि मुजफ्फरपुर क्यों नहीं है। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में बात करना है। अब यहाँ पे तो दिया गया नहीं विकल्प जो इस समय टॉप पर है, तो वो तो विकल्प में दिया नहीं गया, तो इसलिए यहाँ पे जो आपको आंसर मुजफ्फरपुर था। तो इस चीज़ को आप समझिए, विकल्प में दिए गए हिसाब से। कभी भी जब 5 विकल्प दिए होते हैं तो आपको अगर सर्वाधिक पूछ रहा है तो दिए गए विकल्पों में आपसे पूछ रहा होता है, ये नहीं पूछ रहा होता कि वास्तव में पहले नंबर पर कौन है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो ऐसे केस में आपको जो दिए गए 3 विकल्प हैं इन्हीं में से एक का चुनाव करना होता है। नन पे आपको नहीं जाना रहता, इनमें से कोई नहीं पे नहीं जाना होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। चाप झील ऑक्सबो लेक पाई जाती है। तो चाप झील जो है नदी घाटियों में पाई जाती है, उदाहरण जो है बिहार में कंवर झील है। कंवर झील जो है ऑक्सबो लेक या चाप झील का उदाहरण है। तो कंवर झील, और कंवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल भी है, और रामसर स्थल कुल बिहार में 3 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ब्राज़ील का आपको ध्यान रखना, गन्ना के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा कॉफ़ी में ब्राज़ील सबसे आगे है। बाकी हम आपको एक लिस्ट दे देंगे विश्व स्तर पर कि कौन कौन से देश में जो है क्या क्या सबसे ज़्यादा होता है। जैसे चाइना है, चीन है। तो चीन में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है, रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। हम आपको एक लिस्ट दे देंगे, वहाँ से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन से हैं। तो ये भी आपका जो है ह्यूमन जियोग्राफी का जो पार्ट है आपको क्लास 8 में भी दिया गया, क्लास 9, 10 में भी है। तो जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक, तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। बहुत लोग विवाह को लेकर परेशान थे इस विकल्प में, तो विवाह भी प्रवास के अंतर्गत ही आता है। अगर कोई लड़की है उसकी शादी हो गई, दूसरे जगह पे चली गई, तो वो जो है विवाह भी है, प्रवास के अंतर्गत ही आता है, उसका एक हिसाब से प्रवास हो गया है, तो प्रवास के अंतर्गत ही आता है। तो जनसंख्या में परिवर्तन 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो जन्म हो या मृत्यु हो। मृत्यु होगी तो कम होंगे, जन्म होंगे तो बढ़ेंगे जनसंख्या, प्रवास होगा तो भी एक जगह का घटेगा, जहाँ पे प्रवास होकर पहुँचे वहाँ बढ़ जाएगा। तो जनसंख्या में परिवर्तन 3 तरीके से हो सकता है। आगे याद रखना, फिर से पूछा जा सकता है। और एनसीईआरटी में हमने जब आपको पढ़ाया था भूगोल में, तो ये आपको जो है जो टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए रहते हैं कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, वहाँ से प्रश्न लिया गया था। हमने वहाँ बताया भी था, दिखाया भी था आपको। सुनहरा रेशा किससे अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा हम किसे बोलते हैं, तो पटसन को बोलते हैं, जिसको हम जूट बोलते हैं। तो जूट या पटसन को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। और सुनहरा रेशा की बात करें तो भारत में जो है पश्चिम बंगाल नंबर 1 स्थान पर उत्पादन में, पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। और बिहार में बात करें, बिहार जो है ध्यान रखना है कि बिहार का जो पूर्णिया जिला है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है जूट का या पटसन का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। काले फेफड़े का रोग संबंधित है। तो काले फेफड़े का जो रोग होता है वो कोयला खनिकों से संबंधित होता है। जो कोयला की खदानों में काम करते हैं उनमें जो है गैसेस की वजह से, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस, ये सब गैस वहाँ पे निकलते रहते हैं, तो ये सब गैस नुकसान करते हैं। तो काले फेफड़े का रोग जो है कोयला खनिकों से संबंधित है। तेल स्लिक क्या है। तेल स्लिक
तो तेल स्लिक क्या होता है, जिसको हम ऑयल स्लिक बोलते हैं, तो ऑयल स्लिक तो ये होता है समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि तेल जो है रिस जाता है, लीकेज हो जाता है तेल का, और तेल जो है समुद्र की सतह पे आ जाता है, फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है। अगर सफाई नहीं करेंगे तो जीव जंतुओं की जो है बहुत निगेटिव असर पड़ेगा। तो तेल स्लिक क्या होता है, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। तो ओजोन छिद्र की बात करें तो ओजोन छिद्र जो है दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिक क्षेत्र में देखा जाता है जन सामान्यतः। तो अंटार्कटिक क्षेत्र में, तो अंटार्कटिक क्षेत्र में ज़्यादा स्पष्ट होता है। इसके अलावा तिब्बत के ऊपर वाले क्षेत्र में भी ये दिखा है, लेकिन अधिक स्पष्ट नहीं है। तो ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ होता है, तो अंटार्कटिक वाले क्षेत्र में, भूमध्य रेखा पे नहीं, कर्क रेखा पे नहीं, मकर रेखा पे नहीं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और वैसे इसका आंसर है अंटार्कटिक, और अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। तो ओजोन छिद्र जो है अधिक स्पष्ट कहाँ होगा, अंटार्कटिक क्षेत्र में या दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये आपका सिंपल सा प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। अवसादी सेल बोलते हैं, कई बार हमने डिस्कस किया। सेडिमेंट्री रॉक्स, चाहे खनिज पूछे चाहे जीवाश्म पूछे एक ही बात है। तो खनिज जीवाश्म भी अवसादी सेल में पाए जाते हैं। कांतित सेल हमने बात किया था कि आग्नेय सेल और अवसादी सेल टूट के जो है कांतित सेल का निर्माण करते हैं। कांतित सेल का हमने आपको उदाहरण दिया था, संगमरमर कांतित सेल का उदाहरण है, संगमरमर कांतित सेल का उदाहरण है। इसके अलावा हमने और भी उदाहरण आपको दिए थे। आग्नेय सेल ध्यान रखिएगा जीवाश्म रहित होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे जीवाश्म रहित कौन सा होता है, तो आग्नेय सेल। जीवाश्म रहित कौन सा होता है, तो आग्नेय सेल होता है। और आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है, तो मैग्मा कई बार पृथ्वी की परतों के अंदर ठंडा हो जाता है तो भी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। और कई बार पृथ्वी से बाहर लावा के रूप में आ जाता है, फिर वो ठंडा होता है, तो वो भी दो प्रकार के आग्नेय सेल की हमने बात की थी एनसीईआरटी क्लास में, आपको याद आया होगा। तो वहाँ से आप जो है, और हमेशा ध्यान रखिए कि प्रश्न आपको एनसीईआरटी से रिलेट करके पूछा जाता है। जो आप कर सकते हैं परीक्षा में, जो आप प्रश्न कर सकते हैं वो एनसीईआरटी एकमात्र सोर्स है। बाकी जो है अदर सोर्सेज से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन कम होती है। तो एनसीईआरटी पे आपको बहुत अच्छे से कमांड करना। साथ में जो आपको स्टैटिक जीके की क्लासेस दी जा रही हैं, जीएस की क्लासेस दी जा रही हैं, उनको भी जरूर कवर करें, उससे आपका फ़ायदा होने वाला। फिर आते हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। तो बाजरे में बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पर है, अभी भी नंबर 1 पर है, तो ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान बाजरे के मामले में नंबर 1 पर है। ये मोटे अनाज के कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम मिलेट्स बोलते हैं। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। 2024 को कैमलिट वर्ष घोषित किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स। जो कैमल्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ऊँटों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनके लिए है ये। तो 2024 कैमलिट्स के लिए घोषित किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 2023 का जो घोषित किया गया था मिलेट्स के लिए था, मोटे अनाजों के लिए, इसमें बाजरा, रागी और ज्वार आते हैं। तो रागी का देख लेते हैं। अगर रागी का आपसे पूछेगा कौन सा राज्य सर्वाधिक रागी उत्पादित करता है, तो कर्नाटक आपका आंसर है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा रागी का उत्पादन करता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे ज्वार, 3 ही है, तो 3 आपसे पूछा जा सकता है। तो ज्वार के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। तो आप ध्यान रखिएगा, रागी में कर्नाटक नंबर 1 पर, ज्वार में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, राजस्थान बाजरे में नंबर 1 पर है। प्रश्न है, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना, ये 15 मार्च वाले प्रश्न आपके सामने भूगोल के, तो ये बिहार से पूछा गया था। तो बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना जो है, इसको बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना भी कहते हैं। तो ऊर्जा की जगह पे आप क्रांति भी समझ सकते हैं। और बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना से एग्जैक्टली कोई योजना मतलब जो दिखती है, वो आप गूगल भी करेंगे तो बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना दिखती है। और ये सबसे पहले 2008 में स्टार्ट किया गया था। 2012 में भी आप पढ़ते हैं, लेकिन इसी का एक्सटेंडेड भाग था। लेकिन सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था, तो 2008 में। तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर माना जाएगा 2008। और चूंकि 2012 विकल्प में दिया भी नहीं गया, तो इसलिए हम उसके बारे में सोचना भी नहीं है। और चूंकि 2008 में स्टार्ट किया गया था, और कई सारे लोग को 2012 को लेकर कन्फ्यूजन है, तो 2008 में भी स्टार्ट किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बिहार सौर क्रांति जो है सिंचाई योजना का पार्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना का भाग है, 2008 इसका आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज़ होती है, तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज़ होती है 1676 mm होती है। ऐसे याद कर लीजिए, प्रश्न पूछा गया था। फिर अब भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा होता है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ द्वारा होता है। एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप कमेंट करके बताइए बैरोमीटर और मैनोमीटर से क्या मापा जाता है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। 0.04% की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.93 की बात करेंगे तो
जो है आर्गन है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, N2 गैस पाई जाती है। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% हो गया। फिर है प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है, -80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे होता है। बाकी हमने डिटेल में NCERT क्लासेस में आपसे बात भी किया था। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो पादप वृद्धि से, फसल वृद्धि से, जनसंख्या वृद्धि से। तो आसान प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण को खतरा हो सकता है। जनसंख्या पे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, पर्यावरण पे लोड बढ़ता जाएगा। फिर सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा की बात करें तो गर्म, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। हमने कल भी बात किया था। तो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है विश्व का, और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है? तो आसान प्रश्न है, तो प्रयागराज हो जाएगा। बाकी जितने भी महत्वपूर्ण शहर जो है तट पर स्थित शहर है वो आपको एक क्लास में बता दिया जाएगा, इस पे इंक्लूडिंग बिहार को भी। तो बिहार के भी जो शहर इस पे स्थित है तो उनको बारे में भी बात कर जाएगा। जैसे बिहार का भागलपुर भी गंगा के किनारे स्थित है, हो सकता है कई लोगों को ना पता हो। तो बिहार का भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। भोपाल, ध्यान रखिए, भोपाल किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी तट पर स्थित नहीं? तो आंसर वहाँ भोपाल था। तो भोपाल किसी नदी तट पर स्थित नहीं। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। और हुगली को क्या है? तो गंगा नदी की वितरिका है, गंगा नदी की वितरिका है। वितरिका मतलब गंगा नदी से अलग हो गई है, बट गई है। और गंगा नदी की वितरिका नदी हुगली नदी, और हुगली नदी पर कोलकाता स्थित है। हालांकि NCERT में आपको गलत दिया गया, तो आप वहाँ से सही कर लीजिएगा। आपको NCERT में लखनऊ और कोलकाता भी गंगा नदी के तट पर जोड़ दिया गया, लेकिन लखनऊ गोमती नदी पर है। हम यहाँ गोमती नदी के किनारे बैठे आपकी क्लास ले रहे हैं। तो लखनऊ गोमती, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और कोलकाता हुगली नदी। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो ये हमने जब आपको प्रश्न कराया था तो वहाँ पे हमने जो है इस प्रश्न का आंसर गलत बता दिया था। तो वहाँ पे हमने भूतापीय ऊर्जा बताया था, लेकिन इस प्रश्न का आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो यहाँ पे गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं, परमाणु ऊर्जा माने जाते हैं, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, तो ये सभी के सभी आपके जो है गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यह जो प्रश्न है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, ये NCERT 10th क्लास में आपका दिया गया है। साइंस की जो क्लास है, साइंस का चैप्टर वहाँ पे दिया गया NCERT का 10th क्लास का। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में आपको उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, एक से अधिक। और परंपरागत स्रोतों की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है जनरली जो कोयला पेट्रोल वगैरह ये सब इस्तेमाल होता है। तो कोयला, पेट्रोलियम वगैरह ये सब परंपरागत स्रोतों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घट जाएगी यदि? तो जनसंख्या कब घटेगी? तो जनसंख्या तब घटेगी जब जन्म दर कम हो जाए। जन्म दर यानी कम बच्चे पैदा हों, और फिर मृत्यु दर अधिक हो, यानी ज़्यादा मौतें हों। तो जन्म दर अगर कम होगा और मृत्यु दर अगर अधिक होगा तो उस केस में जनसंख्या घट जाएगी। जन्म दर और मृत्यु दर समान हो तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। जन्म दर अधिक हो, अगर जन्म दर अधिक होगा, मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो अगर पूछता जनसंख्या कब बढ़ जाएगी तो आंसर सी होता है। जनसंख्या घट जाएगी कब होगा? जनसंख्या घट जाएगी तो जन्म दर जब कम होगा, मृत्यु दर अधिक होगा। आसान प्रश्न था, थोड़ा सा बस आपको सोचना था इस प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो भारत में कुल 4 स्थान हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट के, पहले भी आपसे डिस्कस किया जा चुका है। तो पश्चिमी घाट यहाँ पे जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिए, भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी पाई जाती हैं। लक्षद्वीप पूरा प्रवाल भित्तियों पर स्थित है, कोरल रीफ्स पर स्थित है, तो ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? तो ये प्रश्न दोबारा भी पूछा जा सकता है क्योंकि हर साल ही होता है। तो प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप ब्राज़ील आयोजित करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। स्वदेशी लोग मतलब जो वहाँ के ट्रेडिशनल लोग हैं, जनजाति लोग हैं, उनके लिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? तो बृहद ग्रह नहीं है, तो हमने आपसे पहले भी NCERT क्लासेस में डिस्कस किया है। तो बृहद ग्रह में जो है बृहस्पति के बाद जो 4 हैं, तो बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस, ये जो है चारों बृहद ग्रह में आते हैं। बाकी पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध ये आपके जो है आंतरिक ग्रह में आते हैं। तो मंगल ग्रह जो है बृहद ग्रह नहीं है, तो पूछा है बृहद ग्रह नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मंगल। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आंसर रोहतास है।
और ऐसे प्रश्न को हमने आपको सारा लिस्ट दे दिया, फिर से बता दे रहे, शॉर्ट सेक्शन जरूर देख लीजिएगा, जो 1-1 मिनट के शॉर्ट्स वीडियोज़ होते हैं। आप जो है पहले प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, साथ में आप जो है वैसे भी देख सकते हैं, जाके शॉर्ट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड दी गई हैं। तो और धीरे धीरे उसमें और क्लासेस ऐड होंगी 1-1 मिनट की। तो बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक है? तो रोहतास आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है? तो पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह को हम फैल्सनमीर कहते हैं। और यह प्रश्न पीजीटी ज्योग्राफी से रिपीट था। तो पीजीटी जो 15 मार्च का पेपर था पीआरटी का, उसमें पीजीटी ज्योग्राफी का टीआरई 2 से लगभग 10-11 प्रश्न रिपीट हुए थे। तो ये आपको जो है, इसलिए हमने ये पेपर आपको स्पेशली सॉल्व भी कराया था। तो पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह को हम फैल्सनमीर कहते हैं। लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो ये भी प्रश्न रिपीट था वहीं से, जर्मन स्कूल। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो यह मैकाल श्रेणी में स्थित है। और यहाँ भी प्रश्न रिपीट था। इन सब प्रश्नों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो लगभग 49 कुछ प्रतिशत है। तो लगभग पूछा गया है। तो लगभग में हम 50% आंसर मान लेते हैं। यह आंसर आपका 50% ही आयोग भी मानेगा, क्योंकि लगभग पूछा गया है। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया? तो पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक है। अभी हम चर्चा कर ले रहे हैं लास्ट में ऐसे प्रश्नों के बारे में। तो पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्यों ऐसा होगा? तो अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक साथ ही ऐसे प्रश्नों को देख लेंगे। बिहार के किस जिले में गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो धान गेहूँ दोनों में ही रोहतास नंबर 1 पर है। भ्रंश स्कार्प क्या होता है? तो भ्रंश स्कार्प क्या होता है? तो ये होता है, तो भ्रंश स्कार्प जो होता है वो विवर्तनिक होता है, टेक्टोनिक होता है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, विवर्तनिकी जिसको बोलते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधि से संबंधित होता है भ्रंश स्कार्प। जैसे भ्रंश घाटी होती है, भ्रंश घाटी जैसे अफ्रीका की रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये सब विवर्तनिकी से जुड़े होते हैं। तो जो भ्रंश स्कार्प होता है वो विवर्तनिक होता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आंसर है पश्चिमी चंपारण। गन्ने में भी पश्चिमी चंपारण नंबर 1 पर है। तो अब यहाँ पे आपके सवाल समाप्त होते हैं। अब आते हैं, हम समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को, और जिन कॉन्सेप्ट्स पे आपको प्रश्न भी पूछे गए। तो पहला प्रश्न है, मत्स्य कृषि सूचक है? तो मत्स्य कृषि सूचक है, तो मत्स्य कृषि संभववाद का सूचक होता है। और संभववाद को हम पहले समझ लेते हैं क्या। तो संभववाद इस धारणा पर आधारित है कि पर्यावरण कुछ बाधाएं या सीमाएं निर्धारित करती है, लेकिन यह संस्कृति या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित होती हैं। यह दृष्टिकोण कहता है कि प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है, मनुष्य अपनी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर के अनुसार उनका उपयोग करता है। तो यहीं पे आपका संभववाद का जो है कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो संभववाद क्या कहता है? संभववाद कहता है कि प्रकृति ने आपको नदी दिया है, प्रकृति ने आपको नदी दिया है, प्रकृति ने आपको जो है समुद्र दिए हैं, महासागर दिए हैं, प्रकृति ने आपको प्राकृतिक चीज़ें दी हैं। आप अपनी संस्कृति का, परंपराओं का और सामाजिक आर्थिक विकास आपने जो किया है, टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया है, टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट किया है, उसके स्तर के हिसाब से उनका आप उपयोग कीजिए। तो उसके स्तर के हिसाब से आप उनका उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, सामाजिक इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट आपका हो उसका प्रयोग कीजिए, संस्कृति का प्रयोग कीजिए, परंपराओं का प्रयोग कीजिए, और इसके हिसाब से जो आप चीज़ें बनाएंगे उस पर किसका कॉन्सेप्ट लगेगा? संभववाद का। अब आते हैं प्रश्न पे, मत्स्य कृषि। अब आप बताइए, मत्स्य जो मछलियाँ वैसे पाई कहाँ जाती हैं? तो आप कहेंगे नदी में हो सकता है, तालाब में हो सकता है। नदी तो ऐसे बहती है, तो वहाँ पे ठीक है, तो नदी हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, यहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं। लेकिन मत्स्य कृषि यहाँ पे बोला गया है। तो मत्स्य कृषि में हम क्या करते हैं? इंसान ने क्या किया? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए मत्स्य कृषि को बढ़ावा दिया है। तो यानी अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सामाजिक आर्थिक विकास का, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाते हुए इंसान ने, मानव ने सामाजिक आर्थिक विकास का फ़ायदा उठाते हुए मत्स्य कृषि को बढ़ावा दिया है। और मत्स्य कृषि के माध्यम से, पिसीकल्चर के माध्यम से जो है, जो इंसान की डिमांड है उसको पूरा किया है। तो इस प्रकार जो है मत्स्य कृषि किसका सूचक है? संभववाद का, पॉसिबिलिज्म का। यानी इंसान ने करके दिखाया है, प्रकृति ने हमें चीज़ें दी थी, प्रकृति ने हमें पहले से दी थी, प्रदान की थी, हमने उसका इस्तेमाल करते हुए अपने लिए बढ़ा लिया है। तो संभववाद का उदाहरण है मत्स्य कृषि। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा सभी को। तो प्रकृति जो है, हमने ये सब चीज़ें प्रदान किया है, मनुष्य अपनी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक आर्थिक का विकास का उपयोग करके उनका उपयोग करता है। तो सामाजिक आर्थिक विकास का उपयोग करके हमने मत्स्य कृषि को जो है पॉपुलर किया है, और उसी से हम फ़ायदा उठा रहे हैं, खा पी रहे हैं बढ़िया। तो ये चीज़ हो गया। टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो टेहरी बांध परियोजना, फिर से यही प्रश्न आ गया,
उसी कॉन्सेप्ट को लगाइए कि प्रकृति ने हमें क्या दिया, तो प्रकृति ने हमें नदी दिया है। नदी बह रही है, भिलांगना नदी पर स्थित है। भिलांगना और अलकनंदा नदी पर, या गंगा नदी भी बोलते हैं, तो अलकनंदा नदी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है टेहरी बांध। टेहरी बांध परियोजना है। तो टेहरी बांध परियोजना में नदी दिया गया, नदी प्रकृति ने हमें दिया था, हमने कर दिखाया है। क्या कर दिखाया? बांध बना दिया इस पर। तो टेहरी बांध बना के हमने जो है कर दिखाया है। संभववादी विचारधारा में आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा कि प्रकृति ने हमें नदी दिया था और हमने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाते हुए संभववादी विचारधारा से टेहरी बांध बना लिया। तो टेहरी बांध परियोजना, सिर्फ इतना ही, टेहरी बांध परियोजना ही ध्यान रखिएगा। टेहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? संभववादी विचारधारा से। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको हम कुछ उदाहरण और दे देते हैं। जैसे अटल सेतु बना, अटल टनल बना है। तो अटल टनल से भी आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो अटल टनल भी जो है संभववाद का उदाहरण है, संभववाद का उदाहरण है, मानव ने कर दिखाया है। फिर अटल सेतु बना है अभी, जिसके बारे में हमने आपको प्रश्न दिया था, बम्बई में बना है, समुद्र के ऊपर से बनाया गया। अब समुद्र के ऊपर से पुल बनाया गया, लंबा चौड़ा पुल बनाया गया, और भारत का सबसे लंबा पुल भी है, जिसके बारे में हमने आपको करंट अफेयर्स दिया था, सवाल दिया था क्विज में। तो अटल सेतु की बात करें तो अटल सेतु भी जो है ये संभववाद का उदाहरण है। समुद्र के ऊपर से पुल आसान नहीं होता बनाना, तो अटल सेतु भी संभववाद का उदाहरण है। तो प्रकृति ने हमें समुद्र दिया, हमने समुद्र के ऊपर पुल बना लिया अपने काम के लिए। तो इस प्रकार आप संभववाद को समझ गए होंगे, संभववादी विचारधारा को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है नियतिवाद है। तो नियतिवाद क्या है? तो नियतिवाद के हिसाब से जो है मनुष्य एक निष्क्रिय कारक होता है और प्रकृति सक्रिय कारक होता है। मनुष्य की क्रिया और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित और निर्धारित करती है। तो जो है इसमें नियतिवाद में जो है प्रकृति ही मास्टर है हमारी, प्रकृति के हम कंट्रोल में हैं, प्रकृति हमें नियंत्रित करती है। यानी प्रकृति ही मानसून लेके आती है, भारत में मानसून लेके आती है प्रकृति, और उसी मानसून से हम, या तो अगर अच्छा मानसून आया तो फसलें अच्छी होंगी, अच्छा मानसून नहीं आया तो सूखा पड़ता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी हमारी। तो प्रकृति से ही जो है नियतिवाद का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम प्रकृति के अधीन हैं। नियतिवाद का मतलब क्या है? हम प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति के अधीन हैं, और जब हम प्रकृति के अधीन हैं तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसे ही जब चक्रवात आते हैं तो जो कोरोमंडल तट है भारत का, कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट जो है स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, तो बहुत तगड़े से प्रभावित होता है। लेकिन इंसान अगर इतना ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया तो क्यों नहीं कर लेता है, लेकिन मजबूर है, क्योंकि चक्रवात, कोरोमंडल, ये सब जो है प्रकृति का बहुत ही उग्र रूप है और इसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो इस प्रकार जो है प्रकृति जो है हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित और निर्धारित कर रही है यहाँ पे। तो चक्रवात और मानसून, हमने आपको दो उदाहरण बताया नियतिवाद का, कि जो है चक्रवात आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नियतिवाद के अंतर्गत हम घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और उससे हम पार नहीं पा सकते। तो नियतिवाद में है कि प्रकृति के अधीन है। तो नियतिवाद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नवनियतिवाद क्या होता है? तो नवनियतिवाद, ध्यान रखिएगा, नवनियतिवाद की बात करें तो आज के ज़माने में जब पर्यावरण से रिलेटेड है ये, तो जब जहाँ पे पर्यावरण की बात आएगी तो वहाँ पे नवनियतिवाद को लगाया जाता है। समझते हैं इसको क्या है? तो नवनियतिवाद एक दार्शनिक अवधारणा है जो पर्यावरणीय नियतिवाद की प्रतिक्रिया से उभरी हुई है। तो प्रतिक्रिया से उभरी है, तो पर्यावरणीय नियतिवाद की प्रतिक्रिया से उभरी है। और पर्यावरणीय नियतिवाद क्या हो गया? तो पर्यावरणीय नियतिवाद जो है, नियतिवाद को जब हम पर्यावरण के रिस्पेक्ट में समझेंगे कि पर्यावरण हमें कंट्रोल करेगा, जिस पर्यावरण में रहेंगे तो उससे संबंधित है। तो नवनियतिवाद जो है ये पर्यावरणीय नियतिवाद की प्रतिक्रिया से उभरी है, एग्जैक्टली वही नहीं, वहाँ से उभरी है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है इसे रुको और जाओ नियतिवाद के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नवनियतिवाद को हम किस नाम से जानते हैं? रुको और जाओ नियतिवाद। ये भी आपको ऑप्शन में दिया गया, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो नवनियतिवाद को रुको और जाओ नियतिवाद भी कहते हैं। अब इसमें जो है नवनियतिवाद को समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ऊपर जो भी पढ़ा आपने उसको छोड़ दीजिए। रुको जो है नवनियतिवाद या रुको और जाओ नियतिवाद का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि मानवीय गतिविधियाँ, उदाहरण के प्रदूषण, पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाती है तो ऐसी गतिविधियाँ रोक दी चाहिए, अन्यथा मनुष्य सब कुछ कर सकता है जो पर्यावरण हमें करने की अनुमति देता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो है नवनियतिवाद या रुको और जाओ नियतिवाद क्या कहता है कि अगर मानवीय गतिविधियाँ पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही हैं तो हमें ऐसी गतिविधियाँ रोक देनी चाहिए, नहीं तो फिर हम क्या कर जाएंगे हमें खुद ही नहीं पता है, इतना बड़ा नुकसान कर जाएंगे। तो ये चीज़ है आपको, तो आपको नवनियतिवाद और रुको और जाओ नियतिवाद एक ही चीज़ है, दोनों समझ में आया होगा। और रुको का मतलब क्या है कि रुको
एनालिसिस करो, सोचो आप गलत कर रहे हैं, गलत करें तो आप कदम उठाओ, फिर उसके बाद जाओ और अच्छे कदम उठाओ जिससे कम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। तो ये रुको और जाओ नियतिवाद है। और नियतिवाद शब्द यहाँ क्यों लगा, क्योंकि प्रकृति के हम फाइनली अधीन हैं, तो इसलिए हमें प्रकृति के बहुत आगे नहीं चले जाना है कि प्रकृति के विरोध में हम काम किए जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नियतिवाद शब्द का प्रयोग किया गया है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा नवनियतिवाद का और रुको और जाओ नवनियतिवाद का। अब आगे बढ़ते हैं, और इसको जो ग्रिफिथ टेलर करके थे, तो ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इसको दिया था। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है। प्रश्न क्या है, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है। तो पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण ने नवनियतिवाद को जन्म दिया। अभी हमने ऑप्शन में देखा था, तो पर्यावरण प्रदूषण ने किसको जन्म दिया, नवनियतिवाद को। तो नवनियतिवाद के हिसाब से क्या माना जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। समय रहते हुए हमें सचेत हो जाना चाहिए, हमें कदम उठाने चाहिए जिससे हम पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकें, रोक सकें। तो इस प्रकार नवनियतिवाद के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण आ जाएगा, और ये आपके क्लियर हो गया होगा। और साथ में वैज्ञानिक नियतिवाद भी यहाँ पे आंसर है, तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया नवनियतिवाद को भी और साथ में वैज्ञानिक नियतिवाद को भी। क्योंकि हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इस चीज़ का जो वैज्ञानिक नियतिवाद है वो वैज्ञानिक तरीका बताता है कि हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से हमें क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो इसलिए हमें रुकने और सोचने की, विचारने की ज़रूरत है। तो वैज्ञानिक नियतिवाद भी इससे संबंधित है। तो पर्यावरण प्रदूषण से नवनियतिवाद तो संबंधित है ही, जो आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। दूसरा वैज्ञानिक नियतिवाद, तो वैज्ञानिक तरीके से भी जब आप सोचेंगे तब आप ये भी सोचेंगे कि पर्यावरण के हम अधीन ही तो हैं, तो पर्यावरण रूप से नियतिवाद के हम अधीन ही हैं, या नियति यानी प्रकृति के अधीन ही हैं हम। तो वैज्ञानिक रूप से भी सोचेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण ने दो कॉन्सेप्ट्स को जन्म दिया है, एक नवनियतिवाद को और दूसरा वैज्ञानिक नवनियतिवाद को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है, और यही आंसर माना गया था आयोग के द्वारा जब पीजीटी भूगोल का प्रश्न था ये, जहाँ से पीआरटी में प्रश्न पूछे जा रहे थे बार बार। फिर टिहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है। अब यहाँ पे हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था टिहरी बांध परियोजना पढ़ा था, तो वहाँ संभववादी आंसर था, क्योंकि हमने बांध बनाया है और उससे फ़ायदा ले रहे हैं पृथ्वी जो है संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए। लेकिन यहाँ विवाद पूछा, क्या पूछा, विवाद, झगड़ा, यानी टिहरी बांध विवाद का जो झगड़ा है किससे संबंधित है, तो टिहरी बांध परियोजना का जो विवाद है वो संबंधित है रुको और जाओ नियतिवाद विचारधारा से, जिसको नवनियतिवाद भी बोलते हैं, नवनियतिवाद बोलते हैं। तो टिहरी बांध परियोजना का जो विवाद है वो किससे संबंधित है, रुको और जाओ नियतिवादी विचारधारा से। इसके और जब हम इस रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि टिहरी बांध परियोजना से भले हमें फ़ायदा हुआ, लेकिन टिहरी बांध परियोजना से हमने क्या किया, वहाँ के जो आसपास के जो लोग रहते थे, स्थानीय लोग, हमने उनको भी स्थापित किया है। जो स्थानीय लोग थे वहाँ हमने उनको भी स्थापित किया है। जो आसपास का जो वहाँ पे प्रकृति थी, जो पेड़ पौधे थे, जंगल थे, हमने उनको जो है जलमग्न कर दिया। यानी वहाँ का जो एक अच्छा खासा इकोसिस्टम था, इन्वायरमेंट था, पर्यावरण था, हमने उसको नुकसान पहुँचाया। तो रुको और जाओ नियतिवादी विचारधारा से टिहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ विवाद की बात की गई है। जब केवल टिहरी बांध परियोजना पूछेगा तो आंसर संभववादी विचारधारा है, लेकिन जब विवाद पूछेगा तो विवाद में रुको और जाओ नियतिवादी विचारधारा से, जिसको हम नवनियतिवादी भी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके जो है आज की क्लास समाप्त होती है, तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग जो है रिवीजन करते रहें। भूगोल एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट कर लें, आपको प्लेलिस्ट में दे दी जाएगी। साइंस एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी, जो अभी नए हैं वो जरूर कर लें। साथ में 2000 PIQs की प्लेलिस्ट भी, आप जो नए लोग हैं जल्दी जुड़े हैं, आप इनको जल्द से जल्द ख़त्म कर लीजिए, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी एकलव्य सीरीज़ की सभी क्लासेस देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, और आपकी सफलता में जो है इनका अच्छा खासा योगदान होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।